नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी दिवाली बहुत शानदार रही होगी। और एक एक वीक के बाद ये हम अपना जो करंट अफेयर का प्रोग्राम है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट वीक का जितना भी छूटा हुआ है उसको एक साथ में कवर कर लेंगे। एक्चुअली में दिवाली का टाइम था और 2 संडे थे, तो जितना भी रिमेनिंग है वो लोग अपन एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 40 से 45 जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 27 अक्टूबर 2025। ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, इंडिया आसियान समिट चल रही है उसके बारे में इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद गए हुए हैं यहाँ पे। आसियान की जो समिट हो रही है कोलालमपुर में, इंडोनेशिया की राजधानी में। तो वहाँ पे पीएम ने, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको वर्चुअली अटेंड किया था, तो उसके बारे में था। ये बताया गया है कि भारत की जो रिलेशन है आसियान के साथ वो हिस्टोरिकल है और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं भारत और आसियान देश। और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। तो इस बारे में ये फ्रंट पेज है। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे बिहार इलेक्शन चल रहे हैं तो वो तो चलते ही रहेंगे जब तक, तो यहाँ पे कोई बयान आते ही रहेंगे। ओके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेमैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जेमैक्स का पहला संस्करण 2012 में जापान में आयोजित किया गया था। तीसरा है, इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच में अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा देना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 1 और 3 और केवल 3। एक्चुअली में हाल ही में भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। तो भारत का जो INS सहाद्री है ने जेमेक्स 25 के समुद्र और बंदरगाह चरणों में भाग लिया। एक्चुअली में 2 चरण होते हैं इस जेमेक्स के, एक समुद्री चरण और एक होता है बंदरगाह चरण। तो ये वाला तो हुआ था जापान में अभी, और ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एंड भारत के वहाँ पे हुआ है। जेमेक्स ये भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। जेमेक्स भारतीय नौसेना और JMSDF के बीच में, जापान जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल है, उन दोनों के बीच में ये नौसेना का अभ्यास होता है। ठीक है। इसकी सबसे पहला आयोजित हुआ था कब? जनवरी 2012 में हुआ था, और वहां से ही ये चलता आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षम चितकुल वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला कथन है कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां भारी मानसूनी वर्षा होती है। अभयारण्य के भीतर स्थित लामखंगा दर्रा किन्नौर को उत्तराखंड में गंगोत्री से जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कितने सही है? कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर तीनों ही राइट है? तो देखते हैं। एक्चुअली में हाल ही में क्या हुआ है कि एक इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हुआ था। तो इस वजह से ये जो रक्षम चितकुल वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये न्यूज़ में था। इस वजह से इसके बारे में, ये प्रोग्राम की से ज़्यादा इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्थान, ठीक है, किन्नौर जिले में कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। सांगला घाटी और चितकुल के बीच में स्थित, चितकुल और सांगला घाटी के बीच में स्थित है। पश्चिमी हिमालय का पर्वतमाला का एक हिस्सा है, और ये यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मानसूनी वर्षा ज़्यादा नहीं, बहुत कम मानसूनी वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे मानसून का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे सांगला घाटी भी बोलते हैं, इसको सांगला घाटी वन्यजीव अभयारण्य भी बोलते हैं। और ये यहाँ से बसपा नदी निकलती है। बसपा नदी घाटी से होकर बहती है। इंपोर्टेंट सबसे, खाम लाम खंगा दर्रा जो उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, वो इस अभयारण्य से होकर ही गुजरता है। जीव जंतु काला हिरण है, भूरा हिरण है, कस्तूरी मर्ग। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुछ वन्यजीव अभयारण्य के नाम दे रखे थे, और उन्होंने बोला था कि कस्तूरी मर्ग कहाँ पे पाया जा सकता है, तो वहां पे टिक करना था।
तेंदुआ, हिम तेंदुआ, मोनाल, चकोर। एक्चुअली में इसकी जो हाइट है वो 5,500 फीट पे है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अल्पाइन जो वन है वो पाए जाते हैं। तो अल्पाइन जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, रोडेड्रॉन है, ओक है, ओक पाइन है, और जूनिपर के पैच आदि पाए जाते हैं। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल बर्ड बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को पक्षी विज्ञान और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना है, जैव विविधता पर जानकारी प्रदान करना, वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसमें लगभग 15 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। ये किसी बॉडी द्वारा आयोजित नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका वगैरह जैसे 15 देशों ने भाग लिया था। और 35 से अधिक जो प्रजातियां है, पक्षी की प्रजातियां है, उनका अवलोकन किया गया था। ये देखिए यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में यहाँ पे ही स्थित है ये अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक योजना के बारे में, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना पात्र स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस योजना में 500 रुपये प्रति माह तक कैशबैक लाभ प्रदान करने के लिए डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करती है। तो देखते हैं इसमें से 1 और 2 3 राइट है, 1 और 3 राइट है, केवल 2 और 4 राइट है, या फिर सभी चारों के चारों राइट है। देखते हैं। एक्चुअली में अभी क्या हुआ है कि इसकी जो क्रेडिट लिमिट है ना, उसको बढ़ाया गया। पहले कितनी थी? 10,000 थी स्टार्टिंग में। अब इसको बढ़ा के ना 15,000 कर दिया है। ये अभी स्टार्टिंग में कितनी थी? 10,000 थी, तो अभी 15,000 कर दिया। और सेकेंड टाइम अगर लेने जाते हो तो इसकी लिमिट 25,000 कर दी है, पहले 20,000 थी। और मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, वो अनचेंज्ड है, यानी कि वो रिमेनिंग जैसी थी वैसी ही है। तो ये योजना कब लागू की गई थी आपको भी पता है? कोविड की टाइम पे, जब स्ट्रीट वेंडर वगैरह को बहुत नुकसान हुआ था, तो थोड़ा जब रिकवर हुआ था तब ये योजना लॉन्च की गई थी महुआ द्वारा, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ध्यान रखना है। ये एक वर्ष के पुनर्भुगतान अवधि के साथ 10,000 तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह है, रोड पे जो ठेला वगैरह लगाते उनके लिए थी। तो उसमें क्या था कि 10,000 आपको स्टार्टिंग में मिलते थे बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए, फिर आप अगर एक साल में उसका पुनर्भुगतान करते हो तो सेकेंड टाइम में आपको कितना मिल सकता था? 25,000 मिल सकता, और वो भी टाइम पे आप पे करते थे, रीपे करते थे, तो आपको 50,000 तक का थर्ड टाइम आपको मिल जाता था। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो सिडबी है। ये योजना 500 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये का कैशबैक भी प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए देती है। तो ये योजना के बारे में सब चीज़ें ध्यान रखना है। ये पीआईबी का है, डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पारंपरिक रूप से निर्वतमान सीजेआई की सिफारिश के आधार पर सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या कोई नहीं? देखते हैं। एक्चुअली में यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है सीजेआई को कि जो आपका जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, आने वाले टाइम में कौन बनने वाले हैं, तो आप सजेस्ट कीजिए। गवाही साहब से बोला है कि आप सजेस्ट कीजिए आने वाले जो भी नाम है, तो उनके बारे में सजेशन दीजिए, इसलिए ये न्यूज़ में है। एक्चुअली में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 दो में है, तो 127 में नहीं है, ध्यान रखना है। और किसके थ्रू की जाती है? राष्ट्रपति के थ्रू। हालांकि राष्ट्रपति सिर्फ उसको नियुक्त करता है, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन आती है वो कंपलसरी होती है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ, ये परंपरा है,
ध्यान रखना, ये परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अच्छा, जो वरिष्ठतम न्याय है उसकी अवधि ज्यादा होनी चाहिए, कि सबसे ज्यादा सर्व किसने किया है, यानी कि वरिष्ठता का मापन किस में, सेवा की अवधि से किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका, मास्टर ऑफ द रोस्टर। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस वगैरह आते हैं, तो जो सीजेआई होता है उसके पास पावर होती है कि वो कौन सा केस किस जज को ट्रांसफर करते, किस न्यायाधीश को देना है ताकि उसकी सुनवाई कर सके। तो ये भूमिका किसकी रहती है, मुख्य न्यायाधीश की रहती है। विशिष्ट मामलों को विशिष्ट पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का भी अधिकार होता है। किस टाइम पे कौन सी सुनवाई और किस बेंच में होगी सुनवाई, ये निर्धारित कौन करता है, सीजेआई करता है। इसे ही मास्टर ऑफ दी रोस्टर कहा जाता है। अब योग्यता देखते हैं, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान रखना, वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय, लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या, ये ध्यान रखना, और नहीं है यहाँ, मतलब ये एक है, दूसरी भी कोई हो सकती है, वह किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या, ध्यान रखना, या फिर है कि राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करता है तो वो फुलफिल करता है तो वो बन सकता है, ठीक है, न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम है, 2 नहीं है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ परामर्श करते हैं। मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। जब आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से जो बाहर से जज को नियुक्ति की जाती है तो वो 127 की तरह की जाए। राष्ट्रपति की मंजूरी से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है पहले। निष्कासन पता ही है, जैसे महाभियोग होता है राष्ट्रपति में, वैसे यहाँ पे भी निष्कासन होता है। महाभियोग शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब किसी संसद द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, 50 सांसद तो रहते हैं राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए मिनिमम, और 100 सांसद रहते हैं लोकसभा में। अगर वो प्रस्ताव एक्सेप्ट किया जाता है, चेयरमैन हो या फिर जो लोकसभा अध्यक्ष हो, उसके द्वारा अगर वो प्रस्ताव एक्सेप्ट किया जाता है तो 2/3 वोटिंग, कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 से अगर पास हो जाता है वो, तो फिर उसको राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और इसमें भी एक समिति गठन होती है, जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलके एक समिति गठन करते हैं और वो जांच करते हैं कि रियली में जो आरोप लगाए गए वो सही है, तो ही उनको आगे सिफारिश की जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बननवा पारा। बननवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम 2 वन गांवों बार और नवापारा के नाम पर रखा गया है। महानदी अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो देखते हैं कि कथन में से कौन से कितने कथन सही है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है। तो देखते हैं इसका एक्चुअली में क्या हुआ। स्थानीय विलुप्ति के बाद काला हिरण 50 साल बाद इस जो अभ्यारण्य है बारन वापरा वापारा, इसमें देखा गया 50 साल बाद काला हिरण देखा गया, इस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका नाम, अभ्यारण्य का नाम बार और नवापारा वन गांवों के नाम पर रखा गया है। इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। 3 नदी है, बालमेदी, जोंक और महानदी, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। बालमदेही नदी है, वो अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है, नई की महानदी। कौन सी नदी है, बालमदेही, ठीक है। और जोंक नदी अभ्यारण्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। जल स्रोत है, बलार जलाशय यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आर्द्रभूमि पक्षियों और मछलियों का पोषण करता है, ध्यान रखना है। वनस्पति सागौन है, साल, बांस और टर्मिनलिया, सेमल, महुआ, बेर, तेंदु आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। जीव जंतु में तेंदुआ है, बाघ है, भारतीय बाइसन है, नीलगाय, जंगली सुअर, चीतल है आदि का
घर है। तो ध्यान रखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति और जीव जंतु भी। ये देखो, काला हिरण के बारे में देख लेते हैं। यह भारत और नेपाल के खुले घास मैदानों में रहने वाला एक दिनचर मृग है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्नलिखित में से रात्रिचर कौन है, के बारे में बताना। तो ये दिनचर है, दिन में घूमने वाला। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रमुख प्रजाति है। सुरक्षा का स्तर क्या है? डब्ल्यूपीए यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, यानी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक, लिस्ट कंसर्न्ड है, वल्नरेबल वगैरह नहीं है, लिस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया। साइट्स की प्रेसिस थर्ड में शामिल है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, यहाँ से भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है काले हिरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि भारतीय चावल की किस्में लक्षित व्यंजनों में प्रमाणित उच्च प्रदर्शन विकल्प है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। देखते हैं। एक्चुअली में अभी ये है पीआईबी का न्यूज़ था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार वगैरह की बात आती है ना, तो ये रहेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी वगैरह जो इसके संबद्ध कार्यालय है, वो इस चीज़ को देखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि भारतीय चावल की किस्में लक्षित व्यंजनों में प्रमाणिक उच्च प्रदर्शन विकल्प है, जिससे नए बाजारों में लगभग 1.8 लाख करोड़ की कमाई होगी और इस आयोजन में 25,000 करोड़ के निर्यात समझौते ज्ञापनों को गति मिलेगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कफाला प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह सामाजिक कल्याण के लिए इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्ती की एक प्रणाली है। यह खाड़ी देशों में प्रवासी श्रम को विनियमित करने वाला एक कानूनी ढांचा है जो श्रमिकों के वीजा को नियोक्ता से जोड़ता है। यह प्रवासी धन प्रेषण पर खाड़ी आधारित कराधान नीति है। यह विदेशी श्रमिकों के कौशल विकास के लिए एक अंतर सरकारी तंत्र। एक्चुअली में इंडिया हो या बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री है या फिर आसपास के पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, आसियान देशों से बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में, खाड़ी यानी यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। तो एक वहाँ पे कफाला प्रणाली है। क्या प्रणाली है? कफाला व्यवस्था है। तो उसमें क्या है कि जिस कंपनी को एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। आपका हर एक डिसीजन उस कंपनी के अंडर में रहता है। वो चाहे तो आपको रिलीज करेगा, वो कितना पेमेंट देगा, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन रहते हैं, आप किससे कानूनी सहायता ले सकते हो, वो सब डिसाइड कौन करता है? वो कंपनी करती है। इस प्रणाली को कफाला प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या रहता था कि पूरा कंट्रोल रहता था कंपनी का और वर्कर का। इसमें आपको भी पता है, फिर इतना कंट्रोल के बाद तो शोषण होना स्वाभाविक है। तो अभी हाल ही में क्या किया है कि सऊदी अरब ने इस कफाला प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और कर दिया है इसने। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंडियन को भी फायदा होगा, लगभग 26 लाख लोगों को जो भारतीय वहाँ पे काम करते हैं उनको फायदा होगा। कफाला व्यवस्था क्या है? एक कर्मचारी प्रयोजन कार्यक्रम है जो नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की कानूनी स्थिति, निवास स्थान, देश छोड़ने की उनकी क्षमता, कानूनी मदद लेने या फिर नौकरी बदलने पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। आपको कहीं नई नौकरी भी ज्वाइन करनी है तो पहले जो आपकी प्रीवियस कंपनी है उससे आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर वो अप्रूव करेगा तो ही आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। यही व्यवस्था थी। यह व्यवस्था प्रत्येक प्रायोजक या कफिल 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 को एक प्रवासी कामगार से जोड़ती है। इस व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या, चिंताएं क्या क्या थी? इसकी आलोचना आधुनिक गुलामी के रूप में की जाती क्योंकि नियोक्ताओं ने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए इस व्यवस्था का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए वे उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते थे, पासपोर्ट जब्त कर लेते थे आदि। कृपया इस पर। तो ये था कफाला प्रणाली।
नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निजता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है कि मूल अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वहां से एक आधा क्वेश्चन बनता है। निजता का अधिकार, अपने पसंद की शादी करने का अधिकार, ये भी क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। निजता का अधिकार तो इस साल भी पूछा गया था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये पूछा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निजता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है। अनुच्छेद 17 और 23, अनुच्छेद 19 और 32, अनुच्छेद 14 और 19, अनुच्छेद 25 और 21। देखते हैं। एक्चुअली में अभी एक केस है, राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जोर दिया कि निजता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अभिन्न अंग है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 के तहत आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकार के बीच में संबंध क्या है। गोपनीयता और धर्म के बीच सीधा संबंध है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने के अधिकार में गोपनीयता के तत्व शामिल है। कोई भी व्यक्ति कौन सा धर्म का पालन कर रहा है, किस धर्म को त्याग कर रहा है, किसको ग्रहण कर रहा है, तो ये सब उसकी पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत है। तो वो गोपनीयता का मामला है, आप उसको उजागर नहीं करना है, पब्लिकली नहीं लाना है। तो अनुच्छेद 25 में धर्म चुनने की क्षमता और ऐसी पसंद को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता शामिल है। किसी की व्यक्तिगत आस्था का प्रकाशन या घोषणा अनुच्छेद 25 और 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हाल ही में बहुत सारे जैसे धर्मांतरण वगैरह पे रोक वाले कानून पास किए, बहुत सारे स्टेट ने किए अपने लेवल पे। तो उसकी सुनवाई हो रही थी, उसी मामले में ये डिसीजन आया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई उसके रिगार्डिंग ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बोला है, और बोला है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जो पहले भी आया हुआ है एसआर बोमई वगैरह केस में। इसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, जो प्रस्तावना में जिक्र किया गया धर्मनिरपेक्षता का, वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, पार्ट है। सर्वोच्च सॉरी, वो संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित पिछले निर्णय क्या था। के एस पुट्टा स्वामी मामला था, निजता का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। सफीन जहान बनाम अशोकन के एम मामला था, उसमें धर्म और विवाह के विकल्पों में व्यक्तिगत स्वायत्तता को बरकरार रखा गया था। और इसी साल एक क्वेश्चन बन गया था, विवाह, अपनी पसंद का विवाह कौन से आर्टिकल के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, भारत में एग्जीक्यूशन याचिका यानी कि कार्यकारी याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्जीक्यूशन याचिका एक कानूनी साधन है जिसका उपयोग अदालत के आदेश को लागू करने के लिए किया जाता है जब केस को हारने वाला पक्ष अदालत के निर्णय का अनुपालन नहीं करता है। एग्जीक्यूशन याचिकाओं का उपयोग विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल मामलों में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एग्जीक्यूशन कार्यवाही के निपटान के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। केवल एक और तीन, केवल तीन, केवल एक और दो, या केवल तीन। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, ज़्यादातर वो आपराधिक मामले नहीं रहते हैं। और तो उस मामले में क्या रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो ले लिया, दे दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उस मामले में क्या होता है, जो पक्ष जीतता है ना, कि जिसने केस जीता है, अगर उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब अगर बोला है कि इतना आपको जुर्माना उससे वसूल करना है, तो अगर वो जुर्माना जो हारने वाला पक्ष है वो नहीं देता है, तो फिर क्या होता है कि जो जीतने वाला पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कार्यकारी याचिका दायर कर सकता है। तो क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जो हमने जो आदेश दिए थे, डिक्री जो थी, उसका पालन होना चाहिए। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने मामले हो गए, 8.82 लाख से भी अधिक हो, यानी अनुपालन नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। तो निचली अदालतों में लंबित कार्यपालिका याचिकाओं की भारी संख्या इतनी हो गई है, कारण लंबित मामलों की उच्च संख्या पर प्रकाश डाला है। क्या होता है, एक कानूनी उपकरण है जिसका उपयोग किसी डिक्री को लागू करने के लिए किया जाता है जिसमें विजेता पक्ष
औपचारिक रूप से अदालत से अनुरोध करता है कि जब हारने वाला पक्ष अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह अपने निर्णय को लागू करे। 2021 में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन कार्रवाई के निपटान के लिए 6 महीने की समय सीमा सहित दिशा निर्देश जारी किए थे, निर्धारित किए थे कि 6 महीने में इसका पालन किया जाना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कित्तूर विद्रोह विद्रोह के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसने कर्नाटक में मराठा सत्ता के अंत का संकेत दिया था। यह भूमि सुधारों की मांग को लेकर किसानों के नेतृत्व में किया गया विद्रोह था। यह दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य के खिलाफ अंतिम बड़ा विद्रोह था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महिला के नेतृत्व में पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह था। एक्चुअली में ये जो रानी है चेन्नम्मा, चेन्नम्मा रानी का जन्मदिन था, कब था? 23 अक्टूबर को। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो रानी चेन्नम्मा है, वो 1778 से 1829 के बीच में रहा है काल उनका। और उनका जो विवाह हुआ था रानी चेन्नम्मा को कित्तूर के राजा मल्लासर से हुआ था। तो क्या हुआ था कि उनकी शादी के बाद पति और अपने बच्चे की मौत हो गई थी। तो उनका उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने एक शिवलिंगपा को गोद लिया था। शिवलिंगपा को गोद लिया था, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पसंद नहीं आया, तो उसने उसको वेद नहीं माना कि ये अवैध है। आपका खुद का पुत्र होता तो ही वेद मानते, ये अवैध है, अवैध उत्तराधिकारी है, इसलिए उन्होंने इसको मानने से कर दिया, इनकार कर दिया। तो 1824 में ये कित्तूर का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं द्वारा संचालित शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से एक था। यद्यपि ब्रिटिश सेना ने 1924 में प्रथम युद्ध हार गई, ठीक है, लेकिन रानी चेन्नम्मा को बाद में पकड़ लिया गया था और 1829 में जेल में ही, कैद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान रखना है फैक्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। इस लेक्चर की पीडीएफ है, वो आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।